लोगो डिज़ाइन करना स्टार्टिंग से ही ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टफ टास्क रहा है। लेकिन अगर आप प्रोसेस को अच्छे से समझोगे तो लोगो डिज़ाइन करना बहुत ही सिंपल और ईजी टास्क है। ये वैसे ही है जैसे आप सोशल मीडिया, बैनर, होर्डिंग डिज़ाइन करते हो, उस लेवल का टास्क हो जाता है लोगो डिज़ाइन करना। लेकिन उसके लिए आपको प्रोसेस को समझना होगा। जब मैं स्टडी कर रहा था ग्राफिक डिज़ाइन, तब मैंने लोगो डिज़ाइन पे काफ़ी सारे रिसर्च करे और काफ़ी सारे टाइम फोड़ने के बाद मुझे एक प्रोसेस मिला, जिस प्रोसेस को मैंने 9 साल पहले फॉलो करा था और आज भी फॉलो करता हूँ। और जब आप अपना फर्स्ट लोगो डिज़ाइन कर रहे होते हो ना, तो उस समय आपको लोगो डिज़ाइन के कंप्लीट प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका पहला लोगो अगर आप अच्छे से डिज़ाइन कर लेते हो, एक प्रॉपर प्रोसेस को सेट करके अगर डिज़ाइन करते हो, तो नेक्स्ट जो आप लोगो डिज़ाइन करोगे, तो वो लोगो डिज़ाइन आपके लिए पहले लोगो डिज़ाइन से ईज़ी हो जाता है। लेकिन आपको टाइम और एफर्ट दिखाना पड़ेगा आपको अपने पहले लोगो डिज़ाइन में, जैसे मैंने दिखाई थी। इस वीडियो में मैंने आज से 9 साल पहले एक जो लोगो डिज़ाइन करा था, अपना पहला लोगो, उस लोगो को डिज़ाइन करने में मैंने क्या-क्या प्रोसेस फ़ॉलो करे थे और क्या-क्या स्टेप्स थे, वो सारी चीज़ें मैं एक-एक करके आपसे डिस्कस करूँगा और हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोगो डिज़ाइन करना कितना ईज़ी और सिंपल प्रोसेस है, अगर आप एक प्रॉपर प्रोसेस को फ़ॉलो करते हो तो। अब जो लोगो डिज़ाइन है ना, लोगो डिज़ाइन 90% ग्राफिक डिज़ाइनर्स सक्सेसफुल नहीं हो पाते डिज़ाइन करने में। लेकिन अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करते हो ना, तो आप उन 90% ग्राफिक डिज़ाइनर से एक लेवल ऊपर चले जाते हो। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा वो सारे स्टेप्स जो मैंने फॉलो करे थे, उन स्टेप्स को जो फॉलो करके मैंने लोगो डिज़ाइन करा था, उस डिज़ाइन करने में मैंने क्या मिस्टेक्स करे थे, जिन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हो, जो मैंने करे थे आज से 9 साल पहले, जिससे कि आपका लोगो डिज़ाइनिंग का जो कंप्लीट प्रोसेस है, वो ज़्यादा स्मूथ हो जाए। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि लोगो कहते किसे हैं। तो लोगो जो होता है वो एक कंपनी की पहचान होती है, एक फेस होता है। अगर आप किसी कंपनी को याद करने की कोशिश करते हो, तो उसका लोगो सबसे पहले आपके सामने आता है। अगर आप एप्पल कंपनी को याद करते हो, तो आप सबसे पहला जो चीज़ आपके दिमाग में आता है वो होता है एप्पल का वो आइकन, वो होता है लोगो। तो लोगो डिज़ाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप एक कंपनी को पहचान दे रहे हो। अगर आपने अच्छी पहचान नहीं दी, तो वो कंपनी डूब सकती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोगो डिज़ाइनर हुए जिन्होंने लोगो डिज़ाइन करे हैं, बहुत अच्छे लेवल के लोगो डिज़ाइनर्स थे, उन्होंने लोगो डिज़ाइन करा और कंपनी डूब गया। इसलिए लोगो डिज़ाइन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके ग्राफिक डिज़ाइन करियर में। अब इस कंप्लीट प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता है वो होता है माइंड मैपिंग। जैसे कि आपको वर्ड सजेस्ट कर रहा है माइंड मैपिंग, तो माइंड को आप एक रास्ता दिखाते हो, जिस रास्ते से आप एक फाइनल आइडिया तक पहुंचते हो। जैसे कि आप मैप को यूज़ करके आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, वैसे ही इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने दिमाग को एक रास्ते पे ले जाते हो, जिससे कि एक अच्छा आइडिया जनरेट हो जाता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रांड का नाम या उससे एसोसिएटेड एक दो वर्ड लिखने हैं, उस वर्ड से एसोसिएटेड आपको एक दो और वर्ड लिखने हैं, उस एसोसिएटेड वर्ड से कुछ एसोसिएटेड वर्ड लिखने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने लिखा है वेयर्स द फूड, कंपनी का नाम। अब इसमें जो दो वर्ड मैं यूज़ कर सकता था इस लोगो डिज़ाइनिंग के लिए, वो था फूड और वेयर। अब मैंने फूड से एसोसिएटेड वर्ड लिखा, उसमें था यूटेंसिल्स, हेल्थ, स्मेल, टेस्ट। अब ये वर्ड्स ना काफ़ी कॉमन वर्ड्स है, ऐसे नहीं कि इनको यूज़ करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट टास्क है। इन वर्ड्स को आप भी रिमेंबर कर सकते हो, लेकिन आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो काफ़ी ईजिली कर पाओगे। अब सेम मैंने यहाँ पे करा है, वेयर वर्ड लिखा है, उससे एसोसिएटेड वर्ड क्या होता है, एरो। अब वेयर से जो नेक्स्ट वर्ड एसोसिएटेड है वो है लोकेशन। लोकेशन से मैंने मैप, जीपीएस वर्ड लिखा, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। फिर फूड से मैंने यहाँ पे हंगर लिखा था, हंगर से मैं यहाँ पे लाइन वर्ड एसोसिएट करा मैंने। अब ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, अगर आप रैंडमली समझने की कोशिश करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। आप क्लियरली आप इन सारी चीज़ों को नहीं सोच सकते। लेकिन क्योंकि एक वर्ड से दूसरा वर्ड निकल रहा है, दूसरे वर्ड से तीसरा वर्ड निकल रहा है, तो इस चीज़ को यहाँ पे क्रिएट करना बहुत ही ईजी टास्क हो जा रहा है। इसे हम कहते हैं माइंड मैपिंग। अब लोगो डिज़ाइन का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप जैसे वर्ड सजेस्ट करा है ब्रेनस्टॉर्म, आप अपने दिमाग में जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं, उन सारे आइडियाज़ को आप स्केच करते जाओ या लिखते जाओ। उसको आपको जज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपको किसी तरीके से रोकने की ज़रूरत नहीं है। वो आइडिया गलत हो, सही हो, बहुत ही बेकार हो या बहुत ही अच्छे हो, आप इस फेज़ में बस आइडियाज़ को आप लिखते जाते हो। अब जितना ज़्यादा इन आइडियाज़ को लिखोगे, उन आइडियाज़ से आप बहुत सारे और आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो। इस फेज़ में आपको अपने आइडियाज़ को जज नहीं करना होता, आपको जो भी दिमाग में आ रहा है आप उसे लिखते जाओ।
वो बहुत बेकार हो सकता है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। बस आपको लिखते जाना है, आपको जज नहीं करना है कि क्या गलत है, क्या सही है। आप अपने दिमाग को फ्री छोड़ दो ताकि आपके दिमाग से आइडियाज़ जनरेट हो। यहाँ इस मोमेंट में आपको आइडियाज़ जनरेट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बजाय कि आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ जनरेट करना। अब अगर यहाँ पे देखो, जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये सारे 3 स्केचेस करे हैं, उनको अगर देखो तो काफ़ी ऑर्डिनरी स्केचेस हैं। ये भी ऑर्डिनरी, ये भी, ये सारे काफ़ी ऑर्डिनरी स्केचेस हैं, लेकिन थोड़े बहुत एसोसिएटेड हैं। जैसे जीपीएस मैंने जो माइंड मैपिंग में लिखा था, जीपीएस एरो, फिर यहाँ पे मैंने कुछ रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो स्पून और फोक्स होते हैं उनको ड्रॉ करा। फिर यहाँ पे एक हार्ट बना करके वेस्ट द फूड ड्रॉ करा। फिर यहाँ पे ये ड्रॉ करा। फिर यहाँ पे एक फिंगर डायरेक्शन दिखाता हुआ ड्रॉ करा, क्योंकि हमारा नाम ही ऐसा है, वेयर्स द फूड, तो वहाँ पे वेयर की बात हो रही थी। फिर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ करा, पॉइंट के ऊपर एक स्पीच बबल बनाया जिसमें यहाँ पे वेयर्स द फूड लिखा आ सकता था। ये सारे आइडियाज़ बेकार थे, इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करा मैंने, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस था। मैं किसी एक लेवल पे पहुंचा, उसका पहला स्टेप ये था। सेम यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने बहुत सारे ड्राइंग किए। यहाँ पे टी को मैंने फोक ड्रॉ कर दिया। अब मैंने WTF लिखा, फिर यहाँ पे WTF में टी को मैंने ऊपर कर दिया। अब इससे मुझे आइडिया हुआ कि मैं टी को फोक बना दूँ। अब यहाँ पे फिर मैंने ये देखो तो यहाँ पे WTF लिखने की कोशिश करी है, यहाँ पे भी लिखने की कोशिश करी है। फिर जो शेफ़ के हैट होते हैं उसको ड्रॉ करा था। फिर यहाँ पे सेम आइडिया, ये भी आइडियाज़ है। यहाँ पे मैंने एक W और F की जगह जहाँ T है वहाँ पे मैंने एक इंसान को ड्रॉ करने की कोशिश करी। ये सारे रैंडम आइडियाज़ है। यहाँ पे देखो तो WTF को मैंने ऐसे ही कुछ टाइपोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ड्रॉ करा। तो ये सारे आइडियाज़ थे। और फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी मैंने सेम ड्राइंग करी थी। W, F और T के जगह यहाँ पे GPS, और GPS में मैंने ये फोक और स्पून डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करा। लाइन के अंदर मैंने सोचा क्यों ना मैं WTF यहाँ पे ही लिखा ड्रॉ कर दूँ। फिर लाइन के फेस ड्रॉ करे मैंने। अब यहाँ पे लाइन का ड्रॉ करने का मेरा पॉइंट ये था कि लाइन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम कभी कभी कहावत भी सुनते हैं कि भूखे शेर वाली जो कहावत आपने कभी कभी सुनी होगी, किसी किसी सेंटेंसेस में आते हैं ऐसे। तो उस चीज़ को मैंने उठा करके मैंने लाइन को ड्रॉ करा था। तो ये था आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट, जिसमें मैंने जज नहीं करा। अभी मैं इनमें से किसी भी आइडियाज़ को मैंने फाइनलाइज नहीं करा है, मैंने बस ड्रॉ करा है। अब इसमें से मैं एक आइडिया को फाइनलाइज करूँगा, या कहूँ कि करा था, और फिर जा कर के उस पर मैंने आगे काम करा। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है फाइनलाइजिंग दी आइडिया। आप एक आइडिया पकड़ते हो और उसे फाइनलाइज करते हो, उसे रिफ़ाइन करते हो। अब रिफ़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती? क्योंकि आइडिया तो आपने रफ़ बनाया होता है ना, तो उस रफ़ आइडिया को उस तरीके से ड्रॉ करना होता है कि वो लोगों के लिए सूटेबल हो। तो उसके लिए क्या होता है, ये जो जितने भी डिटेलिंग है ना इन शेप्स में, अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है। इसे हमें रिफ़ाइन करना होता है, और रिफ़ाइन इस तरीके से करना होता है कि ये लायन दिखे भी और इसकी डिटेलिंग भी हम थोड़े डाइल्यूट कर दें। तो यहाँ पे देखो तो इसे मैंने रिफ़ाइन करना जब स्टार्ट करा तो ये था ड्राइंग। इस ड्राइंग को मैंने यहाँ पे देखो तो ये रिफ़ाइन करा है। इससे अगर देखो तो जितने भी यहाँ पे फ़र निकले हैं उससे थोड़े फ़र ये मोटे हैं, ये इसलिए कि ये दूर से ज़्यादा क्लियर विजिबल होंगे। फिर इससे थोड़ा और रिफ़ाइन करके मैंने ये ड्रॉ करा, और इसमें देखो तो ये जितने भी ये लाइन्स निकले हुए हैं, जितने पॉइंटेड ये कॉर्नर्स निकले हुए हैं, इसे मैंने कम कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर इनको डिस्टेंस से देखो तो जितने ज़्यादा कम डिटेलिंग होगी ना, वो चीज़ उतना ही दूर से ज़्यादा क्लियर विजिबल होगा, और वो डिजिटल मीडियम के लिए काफ़ी बेटर होगा। इसलिए आजकल सिंप्लीफाइड लोगो ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि हमें उसे डिजिटल मीडियम में यूज़ करना होता है, बहुत छोटे साइज़ में यूज़ करना होता है। पहले के अगर आप लोगो देखो तो काफ़ी सारी डिटेलिंग होती थी। अब जितनी ज़्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं टाइम के साथ, उतने ही ज़्यादा हमारे लोगो सिंप्लीफाइड होते जा रहे हैं। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप था वो था आपका ये वाला। इसमें अगर आप देखो तो इसे मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, और उसके बाद ये जो सिंप्लीफिकेशन करी मैंने, अब क्योंकि अगर आप देखो इन दोनों को तो डिस्टेंस से अगर देखोगे तो ये ज़्यादा क्लियरली विजिबल है, इसके कंपैरिजन में इसकी डिटेलिंग विजिबल नहीं है। इसलिए मैंने ये जो लाइंस थे इनको मैंने काफ़ी थिक बनाया, जिससे कि छोटे साइज़ में भी ये क्लियरली विजिबल हो। सारी डिटेलिंग का ध्यान रखा कि जो मैंने यहाँ पे एड्स हैं, इनके आइज़ हैं, टीथ हैं, वो सारा कुछ हो, लेकिन वो इतना सिंप्लीफाइड हो कि ये दिखने में भी लाइन लगे और हमारा लोगो भी क्लियरली विजिबल हो। अब ये जो मैंने ड्रॉ करा इसको मैंने थोड़ा और रिफ़ाइन करा। अगर यहाँ पे आप देखो तो ये जो शेप्स हैं इससे ज़्यादा ज्योमेट्रिक और कर्वी शेप लग रहे हैं।
जिसके कारण से ये सिंप्लीफिकेशन इसका ज़्यादा हो गया है, और जिसके कारण से ये लोगो अगर आप क्रिएट करोगे, वेक्टराइज करोगे, इसे इसको वेक्टर बनाओगे तो ये ज़्यादा क्लियर विजिबल होगा। लाइंस भी मैंने काफ़ी स्मूथ कर दिए, अगर देखो यहाँ पे तो ये ऑर्गेनिक लग रहा है शेप, ये थोड़ा ज्योमेट्रिक लग रहा है। तो ये होता है एक आइडिया को फाइनलाइज करना और उसे रिफाइन करना। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमें फॉलो करना है वो है वेक्टराइज करना आपके ड्राइंग को। उसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं एक लाइन लूँगा ताकि मैं इसको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकूँ, और इसको हाफ साइड ड्रॉ करके आप चाहते हो कि सेम प्रोसेस इधर भी हो जाए। उसका दो प्रोसेस होता है, वो दो तरीके से करा जाता है, लेकिन मैं जो सबसे सिंपल प्रोसेस है वो समझाता हूँ आपको। उसमें आपको करना है कि आपको लाइंस ड्रॉ करने हैं, इसको फॉलो करके सारा इन पाथ्स को जो ड्रॉ करा हुआ है मैंने उसको फॉलो करना है, और फॉलो करके फिर कंप्लीट ड्राइंग क्रिएट कर देनी है, और कंप्लीट इसको क्रिएट कर देना है। जो जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है उसको फॉलो करके ये हाफ लाइन की ड्राइंग को वेक्टराइज कर देना है। अब ये जो शेप मैंने ड्रॉ करा है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेप है, लेकिन हर बार आपको इस लेवल के कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंप्लीफाइड शेप्स क्रिएट करते हो, और जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड शेप क्रिएट करते हो उतना ज़्यादा आपका डिज़ाइन बेटर दिखता है। डिजिटल या फिर किसी और होर्डिंग वगैरह या किसी डिस्टेंस से देखने पे ज़्यादा बेटर दिखता है। इस तरीके कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बनाने की कोई कंपल्सन नहीं है। ये मैंने आज से 9 साल पहले बनाया था, तो आज मैं बनाता तो आज इसे बेटर वे में बनाता, लेकिन क्योंकि वो पूरे प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके लिए मैं ये ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। अब इसको रिफ़ाइन करने आप बहुत सारे टाइम और एफ़र्ट दे सकते हो, जितना ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट दोगे उतना ज़्यादा रिफ़ाइन होगा। लेकिन इस प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के बाद रिफ्लेक्ट, और यहाँ पे कॉपी करना है। अब इससे मैं खींच के यहाँ पे ला दूँगा, तो ये आपका ड्राइंग क्लियर हो गया। इसे थोड़ा और अंदर की तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा ड्राइंग रेडी हो गया। ये हमारा ड्राइंग, तो इस तरीके से मैंने ये लाइन का शेप ड्रॉ करा। अब क्योंकि मैं चाहता था कि ये इंडिपेंडेंट ऐसे पड़ा रहेगा तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया और उसके फिल को हटाया और मैंने इसको कर्व्ड कर दिया था, और इसको मैं परफेक्टली यहाँ पे सेट कर दिया था। अब इसके विड्थ को मैं बढ़ा दूँगा तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस इसे वेक्टराइज करने का। ये शेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको आप मैं अगर आप इस इतना कॉम्प्लिकेटेड शेप नहीं बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड शेप ही क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे भी 8-9 साल पुराना काम है। मैं उतना बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था जब मैंने ड्रॉ करा था, लेकिन आज के टाइम में मुझे ये बहुत ही ऑर्डिनरी लोगो लगता है ये। लेकिन क्योंकि मैंने प्रोसेस फॉलो करा था और इसे समझा था, तो मेरे लिए लोगो डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। तो अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टाइपोग्राफी। अब अगर आप टाइपोग्राफी देखो तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने जो फ़ॉन्ट यूज़ करा है वो काफ़ी राउंडेड फ़ॉन्ट यूज़ करा है, और जो शेप्स हैं वो भी काफ़ी राउंडेड है। उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यूज़ करा था। अब एक चीज़ जो है, जो पहले मैंने हंगर की बात करी थी, लायन के हंगर की बात करी थी, तो क्योंकि लायन का जो हंगर अगर एक्चुअली में देखो ना तो काफ़ी डेंजरस लगता है और काफ़ी अनएथिकल लगता है, अगर ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें से डेंजरस पार्ट को रिमूव करने के लिए मैंने ये राउंडेड फ़ॉन्ट यूज़ करा था। तो ये आपका तरीका हो सकता है आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि हमने आइडिया तो बहुत वो लिया था डेंजरस, लेकिन उसे थोड़ा फ्रेंडली और फेमिलियर बनाने के लिए मैंने ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें अगर आप देखो तो मैं आज अगर डिज़ाइन करता तो इसमें मैं ये जो फ़ॉन्ट है अपना,
ये फ़ॉन्ट तो सही है, इसमें और थोड़े बहुत फ़ॉन्ट और कुछ ट्राई करा जा सकता था, लेकिन इसमें अगर आप देखो तो मैंने टाइपोग्राफी के मिस्टेक्स करे हुए हैं। यहाँ का डिस्टेंस देखो, यहाँ का डिस्टेंस देखो, काफ़ी डिफरेंस है सब में। और ये जो WTF वेस्ट द फूड है, इसको भी काफ़ी बेटर तरीके से करा जा सकता था, लेकिन क्योंकि मेरा पहला प्रोजेक्ट था और ये आज से 9 साल पहले की बात है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करता, बहुत ज़्यादा इस पर सोचता नहीं मैं। ऑल्दो टाइम के साथ मेरा टाइपोग्राफी ये सब इम्प्रूव हो गया है। अब क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट था ना, तो ये सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं ना, वो आप ये छोटे मोटे मिस्टेक्स आप करोगे, लेकिन जब तक इस प्रोसेस से आगे नहीं बढ़ोगे ना, तब तक आपको आपके लोगो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस जो है वो क्लियर नहीं होगा। आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो इसमें इतने सारे मिस्टेक्स दिख रहे हैं, लेकिन ये हर काम के साथ होता है। आप कोई काम आज करो, 1 साल बाद देखोगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टाइम के साथ हम प्रोग्रेस करते हैं, टाइम के साथ हमारा विजुअल सेंस बढ़ता है, और उसके साथ हमारा काम भी इम्प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे टाइपोग्राफी का जो मेन पॉइंट था वो था आपका कि आपको अपना फ़ॉन्ट जो सिलेक्ट कर रहे हो ना, वो उस ब्रांड को कैसे वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उस ब्रांड को कैसे हेल्प कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइपोग्राफी में। अब ये जो काफ़ी फेमिलियर और काफ़ी फ़न वाली वाइब दे रहा है ये फ़ॉन्ट, वो इसलिए मैंने यूज़ करा, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा कि हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था, तो ये एक आइडिया हो सकता है। या फिर आप किसी और तरीके के भी फ़ॉन्ट ले सकते हो जो कि आप फूड से रिलेटेड हो या फूड्स को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता हो। अब ये सारे आइडियाज़ आपके कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करते हो ना, तो अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं सोचना कि मैं फ़ॉन्ट में टाइपोग्राफी में कैसा यूज़ करूँगा, पहले से ही सोच के बैठे हो, नहीं। इस प्रोसेस को फॉलो करते जाओ, इन द एंड आपको कुछ ना कुछ ऐसा हिंट मिल जाएगा जिससे आप इस तरीके से आप टाइपोग्राफी भी हैंडल कर लोगे। अब जहाँ तक रही कलर की बात, तो कलर में मैंने येलो कलर इसलिए सेलेक्ट करा कि बहुत सारे ऐसे हमारे मसाले और ये सब होते हैं जो कि येलो कलर को से एसोसिएट करते हैं, या ये येलो कलर उनसे एसोसिएट करता है। और येलो कलर थोड़ा वार्म कलर होता है और खाना हमें गर्म खाना ही अच्छा लगता है, जिस कारण से भी ये येलो कलर उससे एसोसिएट करेगा। इसमें हम रेड भी ट्राई कर सकते थे, और क्योंकि रेड कलर भी वार्म कलर होता है तो उस कारण से भी ये रेड कलर यूज़ हो सकता था, लेकिन मैंने येलो सेलेक्ट करा था। आज मैं यूज़ करता तो इस येलो कलर के बहुत सारे वेरिएशन और ट्राई कर सकता था। उस समय जो येलो कलर मैंने सेलेक्ट करा वो मुझे आज इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना उस समय लगता था। वो टाइम के साथ अपनी मैच्योरिटी आती है डिज़ाइन में, वो आपके साथ भी फील होगा। आप 8 साल 10 साल बाद पुराने काम देखोगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे वो। अब इसमें जो एक कमी मुझे लगी वो लगी थी कि मैं येलो कलर के बहुत सारे वेरिएशन ट्राई कर सकता था, लेकिन 8-9 साल पहले ना कलर के वेरिएशन ढूंढने उतने ईजी नहीं थे जितने कि आज हैं। आज कितने सारे वेबसाइट बन रखे हैं जिनमें कलर्स के वेरिएशन आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप कभी भी येलो कलर भी अगर डिसाइड करो यूज़ करना, उस येलो कलर के बहुत सारे वेरिएशन ट्राई करो, जो कि मैंने इसमें नहीं करा था। और कलर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दूर से अगर देखो तो लोगों के डिटेलिंग भी नहीं दिखते हैं, ना लोगों के आइकन दिखते हैं। अगर सबसे प्रोमिनेंट कोई चीज़ दिखता है तो वो होता है कलर। अगर एयरटेल याद करोगे तो सबसे पहले चीज़ आप रेड कलर याद आएगा, और आइडिया का जो सिम कार्ड होता था अगर उसको रिमेंबर करने की कोशिश करो तो दिमाग में येलो कलर आता है। तो कलर्स का सोच समझ करके यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका कलर उस ब्रांड को रिप्रेजेंट भी कर सकता है, आपका कलर उस ब्रांड को किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भी उस कलर को उस ब्रांड से एसोसिएट कर सकते हो। आपका कलर उस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर सकता है, या आप किसी कलर को उस ब्रांड से एसोसिएट करना चाहते हो तो भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फूड है, तो फूड से मैंने एसोसिएटेड कलर सेलेक्ट करा येलो, क्योंकि फूड के मसाले भी ज़्यादातर येलो होते हैं। हम जो ग्रेवी वगैरह बनाते हैं वो येलो होते हैं, या येलो कलर वार्म कलर होता है, तो उससे भी इस फूड का एसोसिएशन हुआ। तो इस तरीके की थिंकिंग रखनी चाहिए आपने जब भी आप लोगो डिज़ाइन करो या लोगों के लिए कलर यूज़ करो। अब ये जो लोगो डिज़ाइन का प्रोसेस मैंने फॉलो करा था, आप भी इसे ट्राई करो। आप हो सकता है पहले अटैम्प्ट में आप उतने सक्सेसफुल ना हो पाओ, लेकिन धीरे धीरे आपका ये प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपके लिए लोगो डिज़ाइन करना बहुत ही सिंपल टास्क हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मैंने 8-in-1 कोर्स डिज़ाइन करा है जिसको कि आप जा करके परचेज़ कर सकते हो। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन को काफ़ी अच्छे से समझना चाहते हो तो ये कोर्स मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। इसके लिए आपको जाना है deepaksisodia.com पे, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।